नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत। यूपी की सियासत ने विकास से मानो यू टर्न ले लिया है और अब जाति आधारित राजनीति होने लगी है। ब्राह्मण हितैषी दिखाने की होड़ में सियासी गलियारे में एक चिट्ठी तैर रही है, जिसमें ठाकुरों पर दर्ज मुकदमे के बाद भी कार्रवाई न होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सियासी बढ़त का मंत्र हर दल जप रहा। ऐसे में मानो सभी विप्र पूजक हो गए। जिसे देखो उसे ब्राह्मणों की चिंता हाय और सताए जा रही। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद से ही राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण आ गए। कोई परशुराम की प्रतिमा शहर शहर लगवाने को आतुर है, तो कोई ब्राह्मणों के नाम पर अस्पताल खुलवाने का ऐलान कर रहा है। और तो और बीमा तक की योजना बना डाली है। ऐसे में एक चिट्ठी ने सियासी गलियारे में तूफान ला दिया। किसी और ने लिखी होती तो शायद लानत मलानत हो जाती, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायक देवमणि की चिट्ठी है, जिसमें 17 लोगों की कर्म कुंडली अंकित है। उनके नाम के आगे दर्ज है उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे, लेकिन सियासी गलियारे में हलचल की वजह लिस्ट में दर्ज सभी लोगों के नाम के आगे दर्ज उनकी जाति है। एक ही जाति के 17 लोगों की कर्म कुंडली ने जाति के नाम पर सियासत को धार दे दी। ब्रजेश सिंह से लेकर राजा भैया ब्रजभूषण सिंह का नाम दर्ज है, जिसके बाद यूपी की सियासत को मानो मुद्दा मिल गया। जहां एक तरफ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सपा नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा भी सरकार पर हमलावर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर पटल पे विफल हो चुकी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, प्रदेश का विकास हो या कोविड-19 की लड़ाई। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ हो गई और आज 2 विधायक जिनके लिए हम लोगों ने कंडोलेंस भी की है। तो कोरोना से पूरा प्रदेश जो है प्रताड़ित है, जिस लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सब सारी समस्याएं। और इसको लेकर के अभी तक तो विपक्ष सवाल उठाता रहा, सत्ता पक्ष के विधायक भी पूरी तरह से सरकार की विफलता को लेकर के प्रश्न उठा लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की साख अपने विधायकों के बीच में ही कम होती दिखाई दे रही है। जहां तक आपने प्रश्न उठाया कि एक विधायक ने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, तो मैं यही कहूँगी कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, पर अपराधी एक ही जात का हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध पर तभी नियंत्रण हो सकता है जब सरकार संरक्षण देना बंद करे अपराधियों को। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज स्वयं जो अपने मुख्यमंत्री से सवाल उठाए हैं और एक जाति विशेष के क्रिमिनल्स को लेकर के, या ये जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे हैं उनको लेकर के जो सवाल उठाए हैं, ये एक बहुत गंभीर सवाल सरकार पे खड़ा करता है। अगर रूलिंग पार्टी का विधायक स्वयं अपने मुख्यमंत्री से खुलेआम सब बिना किसी उसके सवाल पूछ रहा है, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी आज की तारीख में परेशान है, कितनी ग्रसित है, कितनी त्रस्त है। और अगर विधायक को ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जाति विशेष का विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है, एक जाति विशेष के खिलाफ काम किया जा रहा है, अगर उसको दबाया जा रहा है, तो और दूसरे जाति के लोगों को नहीं वो किया जा रहा है जो कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता में आज ये माहौल पूरी तरह से पहुंच चुका है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अपने ही विधायक की चिट्ठी के मामले में सरकार असहज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के एमएलसी फुकल नवाब इस मामले पर लीपापोती करते नजर आए। फिलहाल यूपी की सियासत ब्राह्मण ठाकुर राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लगी है। ऐसे में सरकार को विपक्ष के सवालों के साथ साथ अपने ही विधायकों के सवाल परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से विजय मिश्रा की रिपोर्ट। जन्माष्टमी का पर्व हम सब ने बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन जन्माष्टमी के दौरान बीजेपी नेता ने सांस्कृतिक नृत्य की परिभाषा का जो बेड़ा गर्क किया, उसे देखकर भी तौबा कर लेंगे।
तौबा रे तौबा कि पर्दा जो उठा तो भेद ऐसा खुला कि नेताजी के नच बलिए कंपटीशन का खुलासा हो गया। 1968 में आशा पारेख ने क्या कमाल दिखाया होगा जो मंच पर नेताजी ने दिखाया है। शिखर पिक्चर के डायरेक्टर आत्माराम की आत्मा धक्क रह गई हो जब हम उम्र बालिकाओं के साथ जो ठुमकों की बारिश नेताजी ने की। बेबस आत्मा के साथ राम को याद किया होगा कि क्या सोचकर पिक्चर में गाना डलवाया था। क्या पता था 21वीं सदी के नेताजी अपने ठुमकों से बेड़ा कर खैर, पहले नच बलिए के प्रतिभागी से आपका परिचय करा देते हैं। ये है चंदगी राम यादव, कमल वाली पार्टी के नोएडा में महामंत्री हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर महिलाओं के नृत्य को देखकर इनके अंदर का शम्मी कपूर जाग गया। और नेताजी तो नेताजी हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी वाले। तो जो मन में आया वो किया, और जो किया उसे देखकर दिवंगत माइकल जैक्सन की आत्मा स्वर्ग में बिलक पड़ी हो। बीजेपी के महामंत्री चंदगी राम यादव ने अपने पद को सीरियसली ले लिया कि यहाँ विधायक और मंत्री नए नए कारनामे करते हैं, हम तो महामंत्री हैं तो ठुमके नहीं लगा सकते। तो सट्ट से मंच पर अवतरित हुए, एक मुंह बोली बहन का दुपट्टा लिया और अपने सोने से मुखड़े को छिपाकर जो सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी, उसे देखकर इंद्रदेव भी ईर्ष्यालु हो गए कि हम उर्वशी, रंभा और मेनका के नृत्य में शांति की खोज करते हैं। और देखो, बीजेपी के नेता ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। लाल चुंदरिया ओढ़कर पैरों को 45 डिग्री तक मोड़कर जो नृत्य दिल खोलकर बीजेपी के नेता चंदगी राम ने दिखाया, बड़ी बड़ी अप्सराएं भी शर्मा गई। मोदी देख ली। दर्शक दीर्घा में बैठकर कोई नेताजी की प्रतिभा को कैमरे में कैद कर रहा था। नेताजी की नजर पड़ी तो चुंदरिया उतार कर अपने कौशल को राज ही रहने का हवाला देने लगे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो बत्तीसी दिखाने लगे और फिर जुट गए अपने नृत्य कौशल के प्रदर्शन में। नासा से लेकर इसरो वाले भी दंग रह गए। माथे की नस दुखी जा रही है कि देखो, हम तो पृथ्वी के चक्कर काटने के मामले पर शोध कर रहे थे और उधर बीजेपी के नेताजी ने सारे शोध का मुरब्बा बना दिया। उधर नेताजी शर्माने लगे, डांस से मनाही करने लगे तो भाभी जी के अथाह निवेदन के आगे अपनी जिद नेताजी को छोड़नी पड़ी और फिर गजब का डांस किया। अपने जन्म पर उत्साह की कई तस्वीरें नंदलाला हर बरस देखते हैं, लेकिन नेताजी का उत्साह देखकर भगवान श्री कृष्ण भी हैरत में थे कि क्या सोचकर ये गीत लिखा था और क्या सोचकर नेताजी ने नृत्य किया है। खैर, नेताजी ने एक भ्रम तोड़ दिया है। जरूरी नहीं है कि उजले कपड़े में दिखने वाला इंसान मंच पर भाषण ही देता हो, ठुमके भी लगा लेता है, वो भी लाखों की। इंडिया न्यूज के लिए नोएडा से ललित मोहन की रिपोर्ट। वहीं बस्ती के ग्राम प्रधान ने गजब का अजूबा किया है। विकास के नाम पर पैसा ऐंठने की मशीन लगा डाली और ऐसी मशीन की बड़े बड़े अधिकारी भी दंग रह गए। ये गांव दिखने में भले ही आम सा हो, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी ने इसे खास बना दिया है। दरअसल बस्ती के रामनगर ब्लॉक के धरहरा गांव में पैसों की फैक्ट्री लगी है। हाँ, सच्ची कह रहे हैं। दरअसल खरंजे से सिक्कों की खनक सुनाई देती है, पोखर में दिखता है पैसा, नाली से नोटों की बारिश होती है। दरअसल काम के नाम पर कमाल अधिकारी कर रहे हैं। उससे गांव का भला हो या ना हो, लेकिन प्रधान जी और अफसर लोगों का जमकर भला हुआ है। धरहरा गांव का होना था कल्याण, सड़क बननी थी, नाली खोदनी थी, पंचायत भवन बनना था, तो वहीं पोखर की खुदाई भी होनी थी। ना, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी खर्रों में। ग्राम प्रधान ने नई तकनीक के तहत पानी से लबालब पोखर की खुदाई करा दी और उसके एवज में जो रकम मिली वो अपनी अंटी में दबा ली। ग्राम प्रधान भी बड़ा सही मिला है इस गांव को। परमात्मा दुबे अपने नाम को बड़ा सीरियसली ले लिया।
और अपने लिए फैसलों को परमात्मा का आदेश मानकर घोटाले की नई इबारत लिखी। ग्राम पंचायत दोहरा रहा है और गांव भी दोहरा रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत बन रहा है, ग्राम पंचायत भवन बन रहा है जो मनरेगा के तहत बन रहा है। इसमें जो देखिए पिलर लग रहा है सर, वो होना चाहिए 9 गुणे 12, मतलब मानकहीन है, मानक के विपरीत है। इसके अलावा पोखरा है हमारे गांव में, गांव के पूरब, उसमें एक पैसा निकाल लिया गया है मनरेगा के तहत, जो भी मतलब एक पैसे का वहाँ पर काम नहीं हुआ है, वहाँ जो है 5 साल से पानी भरा हुआ है। पोखर से भर भर कर जो पैसा निकाला है ग्राम प्रधान परमात्मा दुबे की, उस तकनीक को तो आप समझ गए। अब सड़क निर्माण में जो खेल हुआ है वो सुन लीजिए। ग्राम प्रधान परमात्मा दुबे ने ब्लॉक प्रमुख नीति से बनी सड़क पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार भुगतान करा लिया और अफसरों ने अपने लाडले के लिए सरकारी खजाना भी खोल दिया। और तो और अफसरों ने गांव में जाकर ये देखा तक नहीं कि सड़क बनी है या नहीं बनी है। इसके साथ ही पंचायत भवन निर्माण में भी बड़ा वाला खेल कर दिया। अब लगभग बजट तो 1 करोड़ का हुआ होगा काम, तो कागज में, हाँ कागज में 1 करोड़ का लगभग हुआ। धरातल पे तो लगभग कुछ ही नहीं हुआ है। फर्स्ट नंबर ये पंचायत भवन निर्माण हो रहा है, इसमें सीमेंटा लग रहा है और उसके बाद जो है पिलर में 8 छड़ होना चाहिए, 6 लग रहा है। पिलर 9 गुणे 9 का लग रहा है, 9 गुणे 12 का होना चाहिए। विकास के नाम पर प्रधान परमात्मा दुबे अपना विकास करते रहे, जिसके बाद गांव वालों ने बाकायदा प्रधान के कारनामों का चलचित्र बनाकर अधिकारियों को सौंप दिया कि देखिए गांव प्रधान ने सरकारी रकम का बंदरबाट कर दिया। यहाँ सर जो है ना, पहला तो ये इसका हमने वीडियो बना करके ग्राम पंचायत का पूरा 6 तारीख से वीडियो को मास्टर रोल के हिसाब से काम हो, वीडियो बना करके मैंने वीडियो साहब को और सभी उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। और दूसरी बात, नाला है गांव में तमाम, वो नाले का खुदाई फर्जी निकाल, नाला खोदा ही नहीं गया है, उसका पैसा भी ये निकाल लिया है। सड़क का पेमेंट है उसी तरीके से, सड़क का बिना पटाई इन्होंने निकलवा लिया है। और कुछ काम इन्होंने ऐसा किया है जो प्रमुख जी करवाए थे, प्रमुख जी वाले पे इन्होंने प्रमुख जी काम करवाए, उसके बाद ये डबल पेमेंट ले लिए, तो 1 बार 2 बार 3 बार तक। शिकायत करने के बावजूद ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों की जुबान को मानो कांट मार गया और उसके बाद जो ज्ञान परोसा है उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाए। बिरला का एक प्रार्थना पत्र मुझे मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंचायत भवन में उन्हें कुछ शिकायतें हैं कि वहाँ पे जो ईंट है उसके बारे में, या उन्होंने कहा बीच में एक दीवार के बारे में, तो वहाँ हमने JERS ही उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। JERS मौके पे गए हैं और उन्होंने बताया कि जो ईंट वहाँ मौजूद थी वो केवल जो है उसे नीचे बनाने के लिए, जिसमें कि जिसके ऊपर रख करके सीमेंट मिलाया जाता है, एक बेस बनाने के लिए है और उससे काम नहीं कराया जा रहा है, ना ही वो पंचायत भवन में लग रही है। पंचायत भवन बनाने के लिए अलग से ईंटा लगाया गया, वो लगेगा। और जो दीवार की बात वो कर रहे थे, उन्होंने नक्शा दिखा करके उन्हें संतुष्ट किया है कि नक्शे के अनुसार बन रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका सरिया कम लगाया जा रहा है बीम में, जो वो सारी चीजें, बीम की तो अभी बात ही नहीं आई है। अभी वहाँ केवल नींव खुदी है और नींव में जो है कुछ भरा वगैरह पड़ा है, कुछ पिलर खड़ा करने की तैयारी अभी वहाँ पे है, तो बीम बना नहीं है। और JERS उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनको मैंने बराबर बताया कि वो प्रोजेक्ट पे जाते रहें, सामग्री भी देखते रहें और पूरा तकनीकी मार्गदर्शन वहाँ पर दें। मंजू द्विवेदी ने गहन शोध किया है, बता दिया सब कुछ मानक के अनुसार चल रहा है। ईंट गिट्टी रोड़ी सबको तोल कर बोला है। अब जब बड़ी वाली मैडम जी ने कह ही दिया है तो निश्चिंत रहिए, सब बढ़िया होगा। दिख नहीं रहा है कितनी एक्टिव नजर आ रही है मैडम। खैर मैडम का शोध रूपी ज्ञान खत्म हुआ, पहली ही नजर में भ्रष्टाचार का अचार बनाया और उसे गप से खाया। काम खत्म, पैसा हजम, तमाशा भी खत्म। इंडिया न्यूज के लिए बस्ती से सतीश की रिपोर्ट। यूपी की पुलिस की संवेदनहीनता की तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां पर थाने में एक शख्स लहूलुहान हालत में तड़पता रहा, चीखता रहा और उसे अस्पताल पहुंचाने की जगह पुलिस थाने में पार्टी करती रही। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी गंभीर है, कितनी कर्तव्यनिष्ठ है, कितनी संवेदनशील है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। जब विवाद होने के बाद एक युवक ने दीवार से सिर पटक कर जान देने की कोशिश की तो खून से लथपथ हो गई, लेकिन थाने में कोने में खड़े होकर सिपहिया बाबू से लेकर दरोगा जी मौज काट रहे थे। दरअसल लखनऊ के PGI थाना इलाके के तिरीबाग गांधी इलाके में वीरेंद्र कुमार के घर पर LDA की नजर पड़ रही। अवैध तौर पर बने छज्जे का हवाला देते हुए छज्जा ढहा दिया। इसी बात को लेकर LDA की टीम और वीरेंद्र कुमार में विवाद हो गया।
अति सक्रिय पुलिस मौके पर पहुंची तो वीरेंद्र कुमार और उसकी मां को थाने ले गए, जिसके बाद वीरेंद्र ने थाने की दीवार पर सर मारना शुरू कर दिया, जिसके उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसे अस्पताल भेजने की जगह दरोगा जी मुस्कान की दुकान लगाए कोने में खड़े रहे। क्या है मामला इस पर? ये मामला ये ऐसा है कि कहीं इसकी मकान है, हाँ। वहाँ पे एक वो हमारा नहीं बेशर्मी की चादर ओढ़कर पीजीआई थाने में खाकी के लाल सोते रहे। वहाँ वीरेंद्र कुमार खून से लथपथ तड़पता रहा। थाने में तैनात दरोगा जी बात बात पर मुस्कुराते रहे। वहीं उसी जगह नैतिकता और इंसानियत ने दम तोड़ दिया, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ा। बार बार कहते रहे लेकर जा रहे हैं अस्पताल, बस गाड़ी का इंतजार। तो कब जाएगा ये? आधे घंटे गाड़ी पड़ा आ है, मरासन पड़ा है। गाड़ी आ गई है, बस 2 मिनट में गया। कितनी देर हो जाएगी? ये क्या है? सब आदमी बैठे आपके थाने के अंदर बैठे, बाहर बैठे, चाय पान सब चल रहा है। यहाँ पे जो है पार्टी मनाई जा रही है। आप दरोगा हैं, आप अधिकारी हैं। यहाँ पे लोगों को बुला करके चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक कराई जा रही है। एक व्यक्ति जो है मरगणन अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप सब लोग बैठे हैं, ये क्या सही है गलत है? आप बता रहे हैं ये अपने आप जो है जाके उस नहीं, अपने आप गिरा है या सब टूट फट गया, उससे नहीं मतलब। उसको पेट से भेजा जा रहा है। सवालों से घबराकर दरोगा जी ने पतली गली पकड़ ली, लेकिन वहीं थाने में कुछ लोगों को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक कटकी जा रही थी। मौज चल रही थी और कोने में पड़ा वीरेंद्र दर्द से कराह रहा था। और मौज हो भी क्यों? महीने की पहली तारीख को जब से गिरती है पगार तो पियो कोल्ड ड्रिंक, मारो डकार, क्योंकि यूपी में सब चंगा से। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से जय शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र उर्फ चुड़िया को गिरफ्तार किया। बदमाश पर दर्जनों लूट, हत्या और डकैती के मुकदमे दर्ज थे। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। सुरेंद्र उर्फ चुड़िया नाम का ये बदमाश लंबे वक्त से फरार चल रहा था। इसने अपने नाम के आगे चुड़िया इसलिए लगाया था क्योंकि इसे लगता था कि पुलिस के हाथ कभी नहीं आएगा और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उड़ता रहेगा। लेकिन पुलिस ने चुड़िया की गिरफ्तारी करके उसे पिंजरे यानी कि सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस को ये उम्मीद है कि चुड़िया के पकड़े जाने से आपराधिक वारदातों में काफी कमी आएगी। यहाँ पर तो आपको ये बताएं कि गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टॉप 10 बदमाशों में एक था ये सुरेंद्र, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस को ये उम्मीद है कि जब इससे पूछताछ होगी तो कई बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस की ओर से ये भी आसार व्यक्त किए गए हैं कि कई बड़ी वारदातों में इसकी संलिप्तता की बात भी निकलकर सामने आ सकती है पूछताछ के बाद। आगे बढ़ते हुए कानपुर की बात कर लेते हैं, जहां के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जय वाजपेयी के कानपुर के ब्रह्मनगर इलाके में स्थित विवादित मकान में रह रहे 3 पुलिस कर्मियों को आईजी ने निलंबित कर दिया। जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस विभाग के 3 उप निरीक्षक राजकुमार थाना कर्नलगंज, उप निरीक्षक उस्मान अली थाना अनवरगंज और उप निरीक्षक खालिद थाना रायपुरवा जय वाजपेयी के ब्रह्मनगर स्थित मकान में रह रहे थे। यह खुलासा सीओ नजीराबाद की छापेमारी के दौरान हुआ। इसके बाद तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विकास दुबे वाले मुकदमे में जय वाजपेयी उसका साथी है जो उस मुकदमे में जेल में है और उसके अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। मुकदमा कायम है जिसमें उनके अन्य साथियों पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों से संज्ञान में आया था कि अभी भी कुछ पुलिसकर्मी जो उसका एक मकान है उसमें किराए पर रह रहे हैं। इसी को देखते हुए छापेमारी करवाई गई, वहाँ तस्दीक किया गया तो 3 पुलिसकर्मी वहाँ 3 सब इंस्पेक्टर वहाँ रहते हुए मिले। उनके खिलाफ रिपोर्ट लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एसपी गश्त को उसकी जांच की गई है कि किस तरह के संबंध उनके थे और इसके अलावा और भी अगर कोई पुलिसकर्मी जिसका अपराधियों के साथ गठजोड़ होगा उसके खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि पिछले कई दिनों से ग्रामीण इलाके में अवैध शराब बनाने वाले गैंग के सदस्य सक्रिय हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया जो कि इस इलाके में अवैध नकली शराब बनाकर सप्लाई करता था। पुलिस चेकिंग के दौरान युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक पिकअप गाड़ी, कई सामान बरामद किए गए जो कि नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं। एसएसपी अलीगढ़ के निर्देश पर पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अवैध शराब बनाने वाली इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई सामानों की बरामदगी हुई है। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ लगातार कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस के वजह से नौकरियों का अभाव पैदा हो गया है, जिसके कारण कुछ जालसाज लोगों ने ठगी का माध्यम इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अलीगढ़ में भी कुछ लोग इस ठगी का शिकार हुए, जिसमें थाना क्वारसी के रहने वाली महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो कि नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करते थे। जब आवेदन करने वाले लोगों की नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कंप्यूटर, अन्य सामान भी मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं बाराबंकी की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि लंबे वक्त से अवैध मिट्टी खनन का काम कर रहा था। इसका नाम मिट्टी खनन में काफी लंबे वक्त से चर्चा में था। इसके साथ ही पुलिस ने 6 डंपर अवैध मिट्टी के साथ 2 जेसीबी मशीन को भी मौके से बरामद किया। खनन करा रहे 5 लोगों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी जिले में भागवत कथा कराने वाले पुरोहित पर पुलिस वालों का कहर टूटा है। पुरोहित का आरोप है कि उनके वर्दीधारियों ने बिना किसी गलती के बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। अगर उनकी कोई गलती होती तो बात अलग है, लेकिन बिना गलती के उन पर इस तरीके से जुल्म के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे, इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पुलिस की बेरहमी का सबूत देती कई तस्वीरें भी इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान नजर आते हैं। तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं वो ये बताती हैं कि किस कदर पुलिस ने उन लोगों के साथ पिटाई की। एसपी के संज्ञान में मामला आते ही एसपी ने पूरे मामले की जांच करवाई। सिपाही पर अधिक बल प्रयोग करने के आरोप में सिपाही को भी निलंबित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है, कथा व्यास। क्या हुआ था आपके साथ में? बात ये थी कि हम लोग बांसा से क्रॉस कर रहे थे, काम से गए थे। फिर वहाँ पे हमने गाड़ी देखी पुलिस वालों की, तो हम रुक भी गए। फिर आगे पुलिस वाले भी खड़े थे, तो हमने सोचा भाई हो सकता है कोई बवाल हो गया हो, तो हम लोग रुक गए उसी जगह पे। फिर उधर से इशारा हुआ कि आप सब लोग वापस हो जाओ। फिर दुकान वाले से भी हमने पूछा कि भैया क्या बात है, यहाँ कोई रोकथाम है, कोई जाने नहीं देता? तो दुकान वाले भी नहीं कहा हाँ भैया आगे नहीं जाने देते। तो हम तुरंत वहाँ से वापस हो पड़े। फिर हम बाइक पे बैठे भी गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे थे, बस पीछे से दौड़ के आए 2 लोग और फिर हमें पीटने लगे। ये भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। हम लोगों की कोई गलती भी नहीं थी कि हम की मास्क ना लगाए हो, हम हेलमेट ना लगाए हो, मेरे गाड़ी के कागज़ ना हो। बिना गलती के उन्होंने एक बार इशारा किया, हम लोग इशारे से पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। भाई गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी वहाँ से निकलेंगे, लेकिन मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने परतापुर के अचरौंडा गांव में किताबों के गोदाम में छापेमारी की। अवैध रूप से छापी जा रही एनसीईआरटी की किताबें इस दौरान बरामद हुई। किताबों की कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी सप्लाई यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में अवैध रूप से होनी थी। पुलिस ने मौके से दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी से पूछताछ फिलहाल पुलिस यहाँ पर कर रही है। बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को हासिल हुई। दरअसल सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है।
बदायूं में अन्नदाता जहां पर खाद लेने के लिए भटक रहा है तो वहीं खाद माफिया पूरी तरह से हावी है। कभी फर्जी किसान के रूप में जरूरत से ज्यादा खाद हासिल कर ब्लैक कर रहे हैं तो जिले में आई 2 ट्रक खाद गायब कर दी गई, जिसमें से एक ट्रक लोड होते हुए पकड़ा गया। अभी एक ट्रक खाद बरामद करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का ये कहना है कि इफ्को फैक्ट्री से जनपद बदायूं के लिए 600 कट्टे यूरिया खाद आई थी, जिसमें एक ट्रक खाद गायब है। इस संदर्भ में इफ्को के डायरेक्टर को बुलाया गया, जानकारी ली गई तो स्थिति साफ हुई और इसके बाद एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दे दिए गए। ये हुआ था कि इफ्को के अपने जो प्लांट है वहाँ से जब खाद चली थी तो ट्रांसपोर्टर ने हमारे जनपद का जो कोटा था 600 कट्टे वो तो यहाँ उतार दिया था। उसके बाद वो ले जाके संभल में उतार रहा था और ऐसा संज्ञान में आया कि एक वही उसी जगह उसी सोसाइटी में संभल में 18 तारीख को भी खाद गई थी, जो कि वहाँ 20 में रिसीविंग दिखा रहा था। तो 20 में एक साथ 2 जगह रिसीविंग होने से ये संदिग्ध प्रतीत हुई बात। तो इसको जब जांच करवाई गई तो पता चला कि पूर्व में जो संभल गई थी वो जो गाड़ी थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसमें संबंधित जो इफ्को के हमारे रीजनल मैनेजर हैं उनको मैंने यहाँ पे बुलाया था, तलब किया था, उनके द्वारा बात की गई। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि इसमें गलती जो है ट्रांसपोर्टर के स्तर पे हुई है। तो और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।